नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अजय सिंह एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की दोबारा से बात कर लेते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रैक्टिकल सेशन है दोस्तों, एक एक चीज आपको करके दिखाई जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी की आप स्पेल चेक करने के लिए प्रेस करते हैं? तो दोस्तों शॉर्टकट कमांड से प्रश्न है, यानी सीधे सीधे ये स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट कमांड की जानकारी आप लोगों से लेना चाह रहा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है F7 शॉर्टकट कमांड होती है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज 12 होती हैं, जिसमें F7 एक कुंजी है जिसका प्रयोग करके आप वर्तनी की अर्थात स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं, तथा कुछ सुझाव भी आपको प्राप्त होते हैं कि उन सुझाव की मदद से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो स्पेलिंग सही है। और तो F7 शॉर्टकट कमांड है स्पेलिंग की जांच करने के लिए। अगले विकल्प पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह यूज होता है स्लाइड मास्टर, टेबल, प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स? तो दोस्तों टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए जो कंटेनर की तरह यूज होता है वो प्लेस होल्डर है। जैसा कि आप पावर पॉइंट की किसी फाइल को ओपन कर लीजिए, ये जो बॉक्सों के रूप में आपको जानकारी यहां पर दिख रही है, ये जो डेटा है, यानी ये जो बॉक्स के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है आपका प्लेस होल्डर एरिया, जहां पर आप किसी भी प्रकार का टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप वगैरह आप इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एरिया है, इस एरिया को प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप प्लेस होल्डर को देखिए मूव करा रहे हैं, तो उसके साथ साथ लेखन कार्य भी मूव हो रहा है। दोस्तों ये एरिया आपका प्लेस होल्डर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर प्लेस होल्डर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की कमांड। दोस्तों आपके पिक्चर को, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, उसको दोबारा से कलर करना है, तो आप कहां जाएंगे? आप फॉर्मेट में शेप फिल के अंदर जाएंगे और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर फिल कर सकते हैं। जिस प्रकार आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका कलर फिल करना है, तो आप फॉर्मेट में शेप फिल की मदद से इस जो ऑब्जेक्ट था उसका कलर इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका सही उत्तर मिलेगा फॉर्मेट के अंदर जाकर शेप फिल की सहायता से। किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? तो दोस्तों जो स्लाइड में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो दोस्तों टाइटल, टेक्स्ट और ग्राफिक्स इसका सही उत्तर है। यानी आप किसी पावर पॉइंट की स्लाइड में कोई ग्राफिक्स लिख ले सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, और आपका इसमें किसी भी प्रकार का टाइटल ये लिख सकते हैं, क्योंकि पहला जो आपकी स्लाइड है वो टाइटल बार होती है। किसी भी स्लाइड को आप क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको टाइटल लिखने को मिलेगा, जिस प्रकार आपको दिख रहा है। पहला प्लेस होल्डर टाइटल एरिया के लिए स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप अपने कार्य का टाइटल मेंशन करते हैं, कार्य का शीर्षक। तो टाइटल टेक्स्ट के रूप में होता है। और आप चाहे कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करना है तो दोस्तों प्लेस होल्डर के अंदर आप किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है? मार्जिन को, पेपर को, साइज को, कलर को, पेपर स्रोत या लेआउट को, ए व बी दोनों, या फाइल के नाम को? तो दोस्तों पेज सेटअप का मतलब ही है पेज की सेटिंग करना, कि पेज सेटअप आपके अंदर ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटअप कमांड की सहायता से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। वर्ड में जब आप पेज सेटअप पर जाएंगे, पेज लेआउट के पेज सेटअप पे, तो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के कार्य यहां से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर है कि आप ए व बी दोनों तरीके के काम आसानी से कर पाएंगे पेज सेटअप की सहायता से। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? दोस्तों एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। प्रश्न कहां से है? प्रश्न एक्सेल से है। फंक्शन क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। दोस्तों नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस करते हैं, आप स्पेस प्रेस करते हैं। डिलीट स्पेस, बैक स्पेस,
एंटर या स्पेस बार। तो दोस्तों बाईं तरफ का अक्षर डिलीट करना है तो जैसे कि वर्ड पर आप चलते हैं और आप यहां पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, मैं अपना कर्सर यहां बीच में रख देता हूं। अगर आपको कर्सर के लेफ्ट हैंड का एरिया डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। अगर अपने कर्सर की स्थिति के राइट तरफ का एरिया डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बैक स्पेस की मदद से लेफ्ट तरफ का एरिया डिलीट होगा और डिलीट बटन की मदद से राइट तरफ का एरिया डिलीट होगा। और प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, बाईं तरफ का जो अक्षर है उसे मिटाने के लिए, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो बैक स्पेस होगा। यानी बैक स्पेस की मदद से आप बाईं तरफ का अक्षर मिटा सकते हैं। डिलीट बटन किसका आंसर होगा, दाईं तरफ के अक्षर के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों रो और कॉलम के कटाव से सेल उत्पन्न होते हैं। एक्सेल की शीट पर आ गए हैं हम यहां पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि ये हमारी कॉलम हो गया, ये हमारी पंक्ति हो गई। ये कॉलम है, ये पंक्ति है। इन दोनों के कटाव से, तो ये देखिए जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये मैंने यहां पर बॉर्डर मेंशन कर दिया और ये हमारा पंक्ति मेंशन हो गई। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि इनके कटान से एक बॉक्स उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, यही सेल कहलाता है। यही हमारा प्रश्न था कि रो और कॉलम का कटाव आपका सेल कहलाता है। एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं, मैक्सिमाइज जी हाँ, मिनिमाइज जी हाँ, ओपन ये नहीं होता दोस्तों। आ व बी दोनों हमारे राइट उत्तर होंगे। तो आपको दिखा देते हैं, एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में बोल रहा है ये क्लोज बटन है दोस्तों, ये रीस्टोर डाउन है, इसको हम मैक्सिमाइज भी कहते हैं, और ये मिनिमाइज बटन है। तो दोस्तों एक तो मिनिमाइज मिल गया, एक आपका मैक्सिमाइज मिल गया, और यहां पर कहीं पर भी ओपन आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइटल बार सबसे टॉप ऑफ द रो होती है सॉफ्टवेयर की, जो डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में जो विकल्प है वो सेव है, वो अंडू है, वो रिडू है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए व बी दोनों है। एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं है, फंक्शन की बिल्कुल है, कॉपी और मूव की बिल्कुल है, ग्राफ की बिल्कुल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्सेल की ये सभी क्षमताएं हैं, सभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक्सेल में इस्तेमाल की जाती हैं। कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप अपने कार्य क्षेत्र को नापने के लिए रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके पेज पर कहां तक लेखन कार्य लिखा जाए, तो आप देख सकते हैं ये रूलर बार है जो आपके हॉरिजॉन्टल रूलर बार कहलाता है। ये बता रहा है कि इसके बाईं तरफ लेखन कार्य नहीं लिखा जाएगा, इसके दाईं तरफ लेखन कार्य लिखा जाएगा, और इसके दाईं तरफ लेखन कार्य नहीं लिखा जाएगा, इसके बाईं तरफ। और इसी प्रकार से वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको रूलर बार दिख रहा है जो आपके पेज को चारों तरफ से एरिया डिसाइड करता है। रूलर बार को मार्जिन के नाम से भी जानते हैं, ये पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं रैंड कमांड यहां पर मेंशन कर देता हूं, सेलेक्ट कर देता हूं, तो जैसे रूलर को मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा तो आपका लेखन कार्य इस तरफ इस ओर शिफ्ट हो रहा है। और अगर रूलर बार को वर्टिकली हम ऊपर नीचे करेंगे तो आपका ये पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करने का विकल्प है। तो आंसर है इसका रूलर बार। रूलर बार दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देख पाओगे जिस रूप में वह आपको प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। तो आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस F2, जिसकी मदद से आप अपने पेज को प्रिंट होने से पहले ही देख पाएंगे कि वो किस रूप में प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। सपोज दैट, मान लीजिए आपको ये पेज प्रिंट होने के बाद देखना है कि किस प्रकार से दिखेगा, तो कंट्रोल F2 प्रेस कर दीजिए, आपको आपका पेज इस रूप में प्रिंट होने के बाद प्रदर्शित होगा। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट कमांड है प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कंट्रोल F2 की मदद से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए सभी को अंडरस्टूड है, कंट्रोल B की मदद से आपका लेखन कार्य मोटा यानी बोल्ड हो जाता है। सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल B जैसी प्रेस कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं आपका लेखन कार्य बोल्ड हो रहा है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल B होती है। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए, तो सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन आपको अगर करना है तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल U, जिससे सिंगल अंडरलाइन लगेगी दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट D से
डबल अंडरलाइन लगेगी और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से सिंगल अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग एक सिंगल अंडरलाइन लग जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो कंट्रोल यू है। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा देता हूं कि आपको इस लेखन कार्य के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन लगानी है, तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन लग गई, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा तो अब ध्यानपूर्वक देखिए डबल अंडरलाइन मेंशन हो चुकी है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे, सिंगल अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग अंडरलाइन वहां लगी है जहां पर लेखन कार्य है, और जहां पर स्पेस है वहां पर अंडरलाइन आपको प्रदर्शित नहीं हो रही है। 3 अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से सिंगल अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग। मतलब अंडरलाइन वहां दिखेगी जहां लेखन कार्य होगा और वहां नहीं जहां पर स्पेस होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न तो कंट्रोल यू इसका राइट उत्तर है। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन, देखिए दोस्तों प्रश्न आ गया तो अब आप उत्तर दे देंगे आसानी से। कंट्रोल शिफ्ट डी इसका सही उत्तर होगा, यानी डबल अंडरलाइन आप दे सकते हैं। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग में पहुंचाता है। तो दोस्तों एक भाग की सूचना दूसरे भाग में जो पहुंचाता है तो सही उत्तर है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस देने पर आप एक डॉक्यूमेंट की सूचना किसी दूसरी जगह पर एज ए रेफरेंस दे सकते हैं, जिस पर एक सिंगल क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी शीट होती है? तो दोस्तों शीटों की अधिकतम संख्या 255 होती है, और डिफॉल्ट रूप से हमें एक शीट काम करने के लिए मिलती है। दोस्तों शीट क्या कहलाती है? शीट को हम स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं। ये आप जब एक नया एक्सेल का सॉफ्टवेयर खोलोगे, वर्कबुक खुलेगी, तो आपको एक शीट देखने को मिलेगी। आप प्लस पर निशान पर क्लिक करके या शिफ्ट प्लस F11 से आप यहां से शीटों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों डिफॉल्ट रूप से काम करने के लिए एक शीट मिलती है, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं अधिकतम संख्या कर लूंगा शीटों की 255। आगे चलते हैं। एक्सेल 2010 में अतिरिक्त मेन्यू, एक एक्स्ट्रा मेन्यू। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी होगी कि ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में यानी 2007 में फाइल मेन्यू दोस्तों नहीं था, यानी अतिरिक्त मेन्यू जो ऐड हुआ 2010 में वो फाइल मेन्यू था, और राइट आंसर भी इसका फाइल है। लेकिन आप कहेंगे फाइल मेन्यू से पहले यानी 2010 से पहले संस्करणों में कौन सा मेन्यू था, या किस मेन्यू की मदद से फाइल वाले कार्य किए जा रहे थे? ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, प्रिंट देखना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2007 की बात हो रही है, यानी 2007 की अगर बात करें तो उसमें ऑफिस बटन नाम से एक बटन होता था जो स्क्रीन के बाईं ओर विजिबल होता था। उसकी मदद से हम क्या काम करते थे, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2007 का मैंने एक लेआउट आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए कि आपका जो फाइल मेन्यू ऑप्शन ही नहीं है, उसके स्थान पर ये जो कलरफुल आपको बटन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आपका ऑफिस बटन है। तो फाइल के स्थान पर ऑफिस बटन का प्रयोग होता था 2007 में। 2010 में ऑफिस बटन के स्थान पर फाइल मेन्यू क्रिएट कर दिया गया, जो आगामी सभी संस्करणों में आप लोग पढ़ रहे हैं। सेल पॉइंटर को अगली शीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे? यानी सेल के पॉइंटर को अगली शीट पर आपको ले जाना है, शीट पे शीट चेंज करनी है। तो दोस्तों शीट की बात हो रही है, जैसे शीट का पॉइंटर यहां पर है, कंट्रोल के साथ दोस्तों अगर आप पेज डाउन बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो नीचे की तरफ ध्यान दीजिए कि आपका जो ये शीट का अंतराल है वो चेंज हो रहा है। पेज अप से वापस आएगा, पेज डाउन से अगली शीट पर। तो अगली शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, पिछली शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज अप शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। प्रश्न को देखिए, सेल पॉइंटर को अगली शीट में, यानी सेल का जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट शीट पे, यानी स्विच बिटवीन शीट्स। नेक्स्ट शीट कंट्रोल पेज डाउन, प्रीवियस शीट कंट्रोल पेज अप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए एक आसान और आकर्षक तरीके से प्रतिपादित करता है। दोस्तों डेटा को इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का प्रयोग होता है। एक्सेल का प्रश्न है, बहुत ही आसान रूप में आप चार्ट की मदद से अपने डेटा को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर है इसका चार्ट। फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निश्चित होती है, इसे डैश द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों
इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलन। ये बात क्या कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है रेंज की। यानी वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि अगर आपने कोई डेटा सीरीज यहां पर ले ली है और आप इन सभी को रेंज सेट करना चाहते हो, तो आप कोई भी फॉर्मूला है मेंशन कर दीजिए और यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपने जैसे ही वो रेंज सेट करी तो आप देख सकते हैं कि बीच में सेमीकोलन ऑटोमेटिक लग गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि अभी आप E17 से लेकर E24 तक के संख्याओं को क्या कर रहे हैं, E17 से E24 तक की संख्याओं का जोड़ करना चाहते हैं। तो आप दो बिंदुओं को देख रहे हैं जो रेफरेंस का काम करता है। यानी E17 से लेकर E24 ये रेफरेंस ऑपरेटर है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो E17 से लेकर E24 तक की संख्याएं का जोड़ यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों अगला हम देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलन। कॉलन दोस्तों दो बिंदु को बोला जाता है और कॉलम के नीचे अगर कॉमा है तो या बिंदु के नीचे कॉमा है तो वो सेमीकोलन से बोला जाएगा। सेलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी दोस्तों, लेफ्ट अलाइनमेंट जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। कंट्रोल एल में लेखन कार्य की सिधाई बाईं ओर हो जाती है और डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंट्रोल एल यानी लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल एल। आगे चलते हैं, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, तो दोस्तों सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट कमांड है जो आपके लेखन कार्य को बीचों बीच सेट कर देती है। डॉक्यूमेंट में चिन्हित की गई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपने कहीं कर्सर रखा और उस पर डायरेक्ट आपको पहुंचना है तो उसके लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका कर्सर यहां पर है और इस जगह को मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं कि इस कलर को येलो बना देता हूं और आपका कर्सर रीडिंग से जस्ट पहले लिखा है। मैं आपके लिए बुकमार्क दे देता हूं। इंसर्ट में गया, आपने लिंक ग्रुप के अंदर बुकमार्क का चयन किया और मैं बुकमार्क नेम में यहां से नाम दे देता हूं। बुकमार्क का नाम में किसी प्रकार का स्पेस आप नहीं दे सकते हैं और यहां से लिखने के पश्चात जैसे ही मैं इसे ऐड करूंगा तो इस कर्सर पोजीशन के लिए मेरा बुकमार्क सेट हो गया। अब आप कर्सर को शुरुआत में ले आइए और प्रश्न भी यही कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए, तो हमने एक लोकेशन चिन्हित कर दी जैसा कि मैंने आपको बताया येलो वाली। कर्सर शुरुआत में है, मुझे बुकमार्क पर डायरेक्ट पहुंचना है, कंट्रोल जी दबाऊंगा, बुकमार्क पर क्लिक करूंगा, यहां से जो बुकमार्क हमने बनाया था वो शो कर रहा है और जैसे ही मैं गो टू पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका माउस पॉइंटर शुरुआत में था वो सीधे आपके येलो कलर के लेफ्ट साइड पर पहुंच गया क्योंकि यही स्थान हमने चिन्हित किया था वहां पर पहुंचने के लिए। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है डॉक्यूमेंट के चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, पेज के ऊपर वाला हिस्सा यानी हेडर एरिया जिसको हम शीर्ष बोलते हैं और पेज का निचला हिस्सा यानी फुटर जिसे हम पाद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर के नाम से जाना जाएगा, यानी ये इसका सही उत्तर है हेडर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेल निश्चित करने के लिए यानी फिक्स्ड करने के लिए, तो ये आप कई बार आपको मैं बता चुका हूं कि जब सेल को फिक्स्ड किया जाता है कि वो अपनी जगह चेंज ना हो ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय, तो उसके लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है। तो जब भी आपको कोई सेल फिक्स्ड करना है यानी उसकी रेंज सेट करनी है कि अपने स्थान से ना हिले, तो उसके लिए आप डॉलर सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉलर सिंबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में बनी फाइल को डैश कहते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में बनी सभी फाइलों 7 हो 10 हो या 19 हो सभी को वर्कबुक के नाम से जाना जाएगा। वर्कबुक कलेक्शन ऑफ शीट होती है, बहुत सारी शीटों का डेटा वर्कबुक कहलाता है। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है। तो दोस्तों कई बार आपको बता चुका हूं कि जहां पर पॉइंटर स्थित होता है, जैसे मैं ये एरिया सिलेक्ट कर लूं तो आपको ये वाला एरिया आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो इसको मैं एक्टिव सेल बोलूंगा। एक्टिव सेल का मतलब कि अभी आप कीबोर्ड से कोई भी कुंजी प्रेस करेंगे तो वो इसी वाले सेल में टाइप होगा। जिस सेल में सिलेक्शन के बाद लेखन कार्य टाइप होता है उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। प्रश्न को देख लेते हैं, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है यानी पॉइंटर मतलब आपका कर्सर जहां पर अवेलेबल है लेखन कार्य लिखने के लिए वह सेल एक्टिव सेल कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर है एक्टिव सेल।
कौन सी कमांड वर्कशीट में नई लाइन जोड़ने के काम आती है? तो एक नई पंक्ति को ऐड करना है तो इंसर्ट में रो का चुनाव करेंगे, एक नई पंक्ति ऐड हो जाएगी। जैसे आपका ये लेखन कार्य है, यहां पर एक नई पंक्ति ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पर इंसर्ट पे जाइए और यहां पर इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करेंगे तो एक पूरी पंक्ति आपको यहां पर नई ऐड होती हुई प्रदर्शित हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात, कॉलम्स की संख्या 16,384, पंक्तियों की संख्या 10,48,576। आप अपनी एक्सेल शीट में किसी भी प्रकार के पंक्ति को ऐड कीजिए, कॉलम को ऐड कीजिए, या किसी भी पंक्ति को डिलीट कीजिए या कॉलम को डिलीट कीजिए, शीटों की संख्या में यानी शीटों में उपस्थित कॉलम तथा पंक्तियों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप कितने भी सेल डिलीट कर लें, पंक्तियां डिलीट कर लें, कॉलम डिलीट कर लें, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फिगर पर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो आगे चलते हैं, सेल कमांड के द्वारा नया सेल कहां-कहां जोड़ सकते हैं? शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आप सेल कमांड के द्वारा कि कहां पर एक नया सेल जोड़ सकते हैं? दोस्तों, आप सेल कमांड के द्वारा एक नया सेल शिफ्ट सेल राइट और जोड़ सकते हैं। आप यहां पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि आप एक नया सेल किसी भी दिशा में आप जोड़ पाएंगे। जब आप इंसर्ट करेंगे तो जब इंसर्ट में आप इंसर्ट सेल का चुनाव करेंगे तो राइट और डाउन का आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है कि जोड़ तो आप किसी भी स्थान पे जाएंगे, लेकिन मौजूदा सेल कहां शिफ्ट होगा उसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन है, शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल डाउन। लेकिन प्रश्न को दोस्तों यहां ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। प्रश्न क्या बोल रहा है? सेल कमांड द्वारा नया सेल कहां-कहां जोड़ सकते हैं? या प्रश्न कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि सेल कमांड के द्वारा जो नया सेल है वो ऐड होने के पश्चात मौजूदा सेल को कहां-कहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें आंसर हो जाता कि आपका सेल नीचे की तरफ या राइट साइड, यानी शिफ्ट सेल डाउन या शिफ्ट सेल राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। यानी ये आपसे सिंपल कह रहा है कि आप अपना जो सेल है वो कहां इंसर्ट करा सकते हो। तो जहां आपका मन करे आप वहां इंसर्ट करा सकते हो, राइट तरफ भी, अप तरफ भी, डाउन तरफ भी और लेफ्ट तरफ भी। उपयुक्त सही सभी इसका सही उत्तर होगा। चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, इंसर्ट में आपको चार्ट प्राप्त होता है। आप कहीं भी चले जाइए, जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप 17 प्रकार के टोटल चार्ट हैं और उनमें चुनाव करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल एड्रेस E21 प्रदर्शित करता है। तो E21 प्रदर्शित करता है दोस्तों ई कॉलम की 21वीं पंक्ति। यानी एक्सेल से प्रश्न है, E21 का तात्पर्य हो गया E21 ये, यानी ई कॉलम की 21वीं पंक्ति, यानी ये एक एड्रेस का नाम है। जो ई कॉलम आपको दिख रहा है, ई कॉलम हो गया, 21वीं पंक्ति आपको दिख रही है, तो ये वाला एरिया E21 होगा। इस सेल एड्रेस को प्रदर्शित करेगा। तो E21 का मतलब हो गया ई कॉलम की 21वीं पंक्ति। आगे बढ़ते हैं, यह कमांड वर्कशीट में किसी भी स्थान पर पिक्चर लगाने के काम में आती है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर है वो पिक्चर है, कि आप वर्कशीट में किसी भी प्रकार की इमेज को इंसर्ट में जाइए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, कोई भी इमेज का आप चुनाव कर लेंगे अपने डेस्कटॉप से और उस इमेज को आप आसानी से अपने जो एक्सेल की शीट है वहां पर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक्सेल की शीट पर मैंने एक इमेज को इंपोर्ट यहां पर कर लिया। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार की इमेज को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है पिक्चर। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर दिखता है। तो दोस्तों, एक्सेल से प्रश्न है, क्योंकि सेल की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या तात्पर्य है कि जैसे आप किसी सेल पर कोई कमेंट देते हैं, जैसे लेखन कार्य है, मैं इस पर कमेंट देना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा आपके सामने रिव्यू पर, और यहां पर आपको न्यू कमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया और मैंने यहां पर कोई कमेंट इस तरीके से दे दिया। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे ही मैंने कर्सर हटाया और जब मैं इस पर बार बार पॉइंटर ला रहा हूं तो ये एज ए इंडिकेटर की तरह हिल रहा है। इंडिकेटर ऐसे करता है ना, जल बुझ जल बुझ। तो आप देख रहे हैं कि जो कमेंट ऑप्शन है ये इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। तो यही आपका प्रश्न कह रहा है कि किसी सेल एंट्री में दिए गए
कमेंट स्क्रीन पर दिखता है कैसा कि जब पॉइंटर ले जाते हैं तभी इंडिकेटर जैसा चमकता है, हटाते हैं तो गायब हो जाता है। तो इंडिकेटर यानी दिखता है बुझता है, तो इंडिकेटर इसका राइट आंसर है। कमेंट किस रूप में प्रदर्शित होता है? इंडिकेटर के रूप में प्रदर्शित होता है। वर्ड विंडो को बंद करने के लिए तो दोस्तों यहां पर अल्ट F4 है और कंट्रोल F4 में काफी कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल F3 तो डिफाइन नेम की शॉर्टकट कमांड है, लेकिन प्रश्न हमारा वर्ड से है। दोस्तों अल्ट F4 जो कमांड है वो किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो वर्ड की विंडो को बंद करने की अगर बात करें तो कंट्रोल F4 इसका सही उत्तर होगा। कि आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल N दबाया, एक नई विंडो ले ली और कंट्रोल के साथ F4 दबाऊंगा तो मेरी जो करंट विंडो थी वो क्लोज हो गई। मैं इसको भी बंद करके दिखाता हूं। कंट्रोल F4 दबाया, ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट सेव करना है, नहीं करना, तो मैं अगर इसे डोंट सेव कर दूंगा तो ये विंडो भी यहां से क्लोज हो जाएगी। आप देख सकते हैं वर्ड की विंडो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन है। कंट्रोल N दबाऊंगा, नई फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा था? वर्ड विंडो बंद करनी है, सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है दोस्तों। तो कंट्रोल F4 से वर्ड की विंडो क्लोज कर सकते हैं। तो दूसरी शॉर्टकट कमांड इसकी कंट्रोल+W भी है। फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? तो फॉन्ट के अंदर सभी प्रकार के कैरेक्टर की बात होगी दोस्तों। तो यानी फॉन्ट बॉक्स कंट्रोल D शॉर्टकट कमांड है, तो आप केवल इसकी मदद से कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेखन कार्य लिखा मैंने, कंट्रोल D दबाया तो फॉन्ट बॉक्स ओपन हो गया। यहां से आप फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, ये सब आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का मैंने कलर ले लिया, ये मैंने साइज ले लिया, ये बोल्ड कर दिया। अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ पे शैडो इफेक्ट, आउटलाइन इफेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन हो गया, यानी कैरेक्टर की रूपरेखा में परिवर्तन हुआ है। तो आप फॉन्ट कमांड के द्वारा कैरेक्टर की रूपरेखा बदल सकते हैं, ना कि पेज की। पैराग्राफ और लाइनों की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पैराग्राफ और लाइनों के बीच जो स्पेसिंग की बात हो रही है, जगह जो स्पेसिंग की बात हो रही है, जगह को स्पेसिंग से संबोधित करेंगे तो वो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। कि आप कोई पैराग्राफ बना लीजिए, मैं यहां पर रैंड कमांड दे रहा हूं आपके सामने, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर पैराग्राफ आपको मेंशन हो रहे हैं। तो पैराग्राफ के बीच की दूरी के लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए, यहां पर आपको लाइन स्पेसिंग मिलेगी। पंक्तियों के बीच की दूरी डबल कर देता हूं तो आप देख सकते हैं पंक्तियों के बीच की दूरी यहां पर बढ़ गई। और अगर आप बात करें पैराग्राफ स्पेसिंग की, तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग की बात कर लीजिए तो आपको पैराग्राफ स्पेसिंग दो प्रकार की मिलेगी, बिफोर और आफ्टर। ये रही पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप बिफोर बढ़ाते हैं तो लेखन कार्य ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऊपर वाले पैराग्राफ से दूरी बढ़ेगी, और नीचे वाला बढ़ाते हैं तो नीचे वाले पैराग्राफ की दूरी बढ़ेगी। तो आप जैसे ओके करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। तो पैराग्राफ के और लाइन के बीच की दूरी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फाइंड कमांड की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल F, इसकी मदद से आप किसी भी निश्चित लेखन कार्य को फाइंड कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। मेरे को वीडियो शब्द ढूंढना है तो आप यहां पर एडवांस फाइंड पर क्लिक कीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए वीडियो और इसको आप फाइंड इन के अंदर मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए तो सभी वीडियो सिलेक्ट हो गए हैं। नहीं तो आप कंट्रोल F का चुनाव कीजिए, इसके अंदर वीडियो लिख दीजिए और आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां वीडियो था उसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो खोजने के लिए फाइंड का चुनाव करते हैं, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल F। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जा सकता है? तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एंटर। और दोस्तों इंसर्ट की मदद से पेज ब्रेक, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी पेज ब्रेक की कमांड कंट्रोल एंटर है। लेकिन यहां पर तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं, यानी किस कमांड के द्वारा? तो आप इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं, पेज ब्रेक से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं और सेक्शन ब्रेक के द्वारा भी पेज को ब्रेक किया जा सकता है। तो इसीलिए इस ऑप्शन का आंसर है उपयुक्त सभी। बात हो रही है कि अगर आपको पेज तोड़ना है कर्सर की पोजीशन से, इंसर्ट पे जाइए, पेज ब्रेक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे क्लिक किया पेज टूट गया। आपको यहां से पेज तोड़ना है, आप कर्सर रखिए, मारिए कंट्रोल एंटर, ये भी पेज ब्रेक हो गया। और अब कर्सर रखिए यहां पर, अब आपको फिर पेज तोड़ना है तो आप ब्रेक में जाइए, यानी आपने सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करके इस तरीके का काम
करना है कि मैं लेआउट पर गया, यहां पर मिलेगा मुझे ब्रेक और ये रहा मेरा नॉर्मल पेज ब्रेक और ये रहा सेक्शन ब्रेक। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वो भी पेज यहां से टूट गया। तो कुल मिलाकर आपके पेज टूट के अगली पेज में पहुंच रहे हैं, कर्सर पोजीशन से लेखन कार्य अगले पेज में पहुंच रहा है। तो यहां पर तीनों ही कमांड आप इस्तेमाल करेंगे पेज को ब्रेक करने के लिए। पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? पेज का नंबर की पोजीशन, पेज का अलाइनमेंट, पेज नंबर की फॉर्मेटिंग या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। पेज नंबर लगाने के बाद पेज नंबर की पोजीशनिंग आपके हाथ में है, अलाइनमेंट आपके हाथ में है और फॉर्मेटिंग भी आपके हाथ में है। आप पेज नंबर लगाइए और आप किसी भी प्रकार की रूपरेखा या कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पेज नंबर पे क्लिक किया तो आप ध्यान से देखिए, टॉप ऑफ द पेज पे, बॉटम ऑफ द पेज पे, कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप यहां पर लगा सकते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक कीजिए, आपको यहां से बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे पेज नंबर्स के। आप एबीसीडी के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, 1 2 3 के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो यहां से आपके सामने सजेशन है और आप उस पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टॉप पर पेज नंबर आपको मेंशन होने लगेगा। ये देखिए, जितने भी पेज पर आपको यहाँ नंबरिंग दिख रही है, तो आप एक बार और मैं नंबरिंग को क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको इंसर्ट में पेज नंबर पे जाना है, बॉटम ऑफ द पेज में मैं लगा देता हूं बॉटम। बॉटम में इस जगह जैसे ही मैंने लगाया तो आप देख सकते हैं यहां पर बॉटम आपको लग गया। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप बोल्ड कर दीजिए कंट्रोल बी से। आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। होम पर जाइए, यहां से इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज हो जाएगा आपका साइज। आप देख पा रहे हैं ये बड़ा है आपका फॉन्ट का साइज और आप किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर कर पाएंगे, यानी नंबरिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस का जो आपका पॉइंटर है वो कैसी संरचना ले लेता है? तो ये भी मैंने आपको बताया है दोस्तों, वो पेंट ब्रश की संरचना ले लेता है। क्या बात कह रहा है कि अगर हमारा कोई लेखन कार्य है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक शब्द ये लिखा, एक शब्द ये लिखा, ऊपर वाले लेखन कार्य को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर देता हूं, फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं और कलर कर देता हूं रेड। मैं चाहता हूं जैसा लेखन कार्य की रूपरेखा ये है, ऐसी ही रूपरेखा मेरे नीचे वाले लेखन कार्य की हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी रूपरेखा को कॉपी करना है, एक सिंगल क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे और आप देखेंगे आपके जो माउस पॉइंटर की संरचना है वो पेंट ब्रश के भांति आपको प्रदर्शित हो रही है। और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो फॉर्मेट पेंटर का काम भी आप समझ गए। लेखन कार्य की रूपरेखा चुराकर दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका माउस का जो पॉइंटर है वो पेंट ब्रश की संरचना ले लेता है। किसी अन्य फाइल से लिंक स्थापित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों फाइल से फाइल का लिंक स्थापित करने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के है। हाइपरलिंक डिफॉल्ट रूप से नीले रंग का प्रदर्शित होता है और जिसे दबाने के लिए कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक है और उस पे माउस का पॉइंटर ले जाने पर वह हाथ का आकार ले लेता है। तो दोस्तों फाइल को फाइल से लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं दोस्तों? तो सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सेल पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सेल पर पैटर्न भी लगा सकते हैं, सेल पर नंबर फॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो आप किसी प्रकार का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिख लिया, आप लेखन कार्य की रूपरेखा यहां से चेंज कर सकते हैं। होम पे गए, लाल कलर कर दिया, येलो बैकग्राउंड बोल्ड कर दिया, तो रूपरेखा चेंज हो रही है। आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए बॉर्डर लग गया यहाँ पर। और आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप डॉलर लगा दीजिए। तो इस तरीके का आप किसी भी प्रकार का रूपांतरण सेल के साथ कर सकते हैं। नंबर फॉन्ट भी चेंज किया, अलाइनमेंट भी चेंज करा, पैटर्न भी आप लगा सकते हैं, यानी सब पैटर्न लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। रो को छिपाने के लिए कौन सी कमांड होती है दोस्तों? तो रो को छुपाने के लिए आपके पास ऑप्शन है हाइड रो। आप किसी भी पंक्ति को हाइड कर सकते हैं। आप मान लीजिए ये 32 नंबर पंक्ति को हाइड करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे जाइए, यहां पर आपको मिलेगा हाइड एंड अनहाइड। आप पंक्ति हाइड करना चाहते हैं तो हाइड रो का चुनाव कीजिए। आप हाइड रो की मदद से यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं कि हाइड रो एक ऑप्शन मिलेगा आपको। कहां पर ये मिला हमें? फॉर्मेट में, आपके डिफॉल्ट रूप से होम रिबन के अंदर, होम रिबन में फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड के अंदर आपको मिला यहाँ पर रो हाइड। जैसे आप हाइड रो पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये जो 32 नंबर पंक्ति है हाइड हो जाएगी। ये देखिए 32 नंबर पंक्ति आपकी हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए वापस जाइए, हाइड अनहाइड पर अनहाइड रो करिए तो वापस पुनः स्थिति में आ गई। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है हाइड रो।
कॉलम की चौड़ाई कितने नंबरों तक हो सकती है? तो दोस्तों कॉलम की चौड़ाई कितने नंबर तक हो सकती है? सामान्य तौर पर ये बात हो रही है कैरेक्टर की यानी कॉलम्स की, या कॉलम्स के नंबरों के फॉर्मेट में कितने चौड़े हो सकते हैं, यानी कितने नंबर मैक्सिमम कॉलम है। तो एक कॉलम से लेकर 16,384 अधिकतम सीमा है जिन्हें अल्फाबेट के बाद ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूनतम 1 और अधिकतम 16,384। डैश ऑप्शन के साथ रो तथा कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट रहते हुए आप हमेशा रो या कॉलम की सूचना को देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है एक्सेल का फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज पेन्स पर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं फ्रीज पेन्स कैसा काम करेगा। जैसे आपका मान लीजिए एक मैं फाइल ओपन कर लेता हूं, यहां पर हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये आपके सामने एक बैलेंस शीट आ गई है। तो जैसे दोस्तों मैं एंट्री करता हूं, जैसे इस प्रकार की एंट्री, नेम की एंट्री यहां पर चल रही है, आगे सीता की एंट्री करी, मोहन की एंट्री करी, मोहन की एंट्री, फिर गगन की एंट्री। तो दोस्तों आप देखोगे जैसे ही मैंने गगन लिखा तो हमारा सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी मुझे हेडिंग्स नहीं दिख रही हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं डेटा को एंट्री करूं तो मुझे हेडिंग्स यहां पर बराबर से ही प्रदर्शित हो डेटा इनपुट के दौरान। तो आप डेटा एंट्री करते जाएं और आपको हेडिंग दिखते जाए, क्योंकि जब आप नीचे चले जाएंगे तो काफी ज्यादा चलने के बाद आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किस डेटा किस कॉलम में कौन सा डेटा मेंशन करना है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है हमारे पास। आप जब आएंगे यहां पर व्यू आपके टैब में, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का। तो अगर आपका डेटा पंक्ति के रूप में है फील्ड्स, तो आप यहां पर पंक्ति को फ्रीज कर लीजिए। फ्रीज मतलब जमा लीजिए, फ्रीजर में बर्फ जमती है, फ्रीज हो जाता है, वहां जम जाता है। और अगर आप कॉलम के रूप में फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सिंपल पंक्ति के रूप में डेटा है तो उस पर एक नॉर्मल कर्सर रखा मैंने और फ्रीज पेन्स में रो पर क्लिक किया, तो आप देखिए ये वाली जो पूरी पंक्ति है फ्रीज हो गई। अब आप अपना डेटा अपने स्टाइल से इनपुट कराते रहिए, एक नंबर आपका जो पंक्ति था वो फ्रीज हो गया। कितना भी डेटा आप नीचे की तरफ एंटर कराते रहेंगे तो आपका डेटा आसानी से फिल हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इस ऑप्शन का राइट आंसर है फ्रीज पेज। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। हमारे द्वारा आप लोगों के लिए अपार मेहनत की जा रही है। उम्मीद है आप लोग हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो पर लाइक कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही निरंतर लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।